नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का अभी जो क्लासेस चल रहे हैं सारी की सारी, दो क्लासेस में हमने ऑलरेडी देखा है कि पूर्व धारणाओं और निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि तर्क और कार्यवाही को कैसे निकाला जाता है या उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि तर्क क्या होता है। अच्छा, हमेशा हम जब भी कहीं बैठे होते हैं, आप चाहे अपने फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ, तो अपना तर्क जरूर देते हैं। कोई अपनी समस्या आपको बताता है, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, हम तर्क बढ़ा देते हैं। हो सकता है आप दो तीन लोग बैठे हो तो एक कहेगा कि भाई ऐसा कर ले, दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, ऐसा कर ले। वही होता है हमारा तर्क। निजी लाइफ में भी वही है, इस कथन और तर्क वाले में भी वही है। अच्छा, तो तर्क सर सभी लोग देते हैं तर्क? तो मान लीजिए मुझे कोई समस्या है, मैं आपके सामने अगर वो समस्या बताऊं, तो हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग अलग अलग तर्क मुझे दे। तो क्या सारे तर्क सही होते हैं? नहीं, सारे तर्क सही नहीं होते। तर्क यहाँ पर होते हैं कुछ कठोर, मतलब कह सकते हैं ठोस, और कुछ होते हैं कमजोर। ठीक है, देखिए कुछ वीक पॉइंट होते हैं जिनको लेकर कोई तर्क दे देता है तो उसको हम वीक में गिनेंगे, मतलब कमजोर में गिनेंगे। और कोई अच्छा खासा रीजन बताता है, उसको हम अच्छे ठोस तर्क में गिनेंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं कि कौन सा तर्क ठोस होता है, कौन सा तर्क ठोस नहीं होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये है आप, और आपने क्या किया, कोई आपकी समस्या बता दी कथन के रूप में। आपने आपकी कोई समस्या शेयर कर दी कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। अब दो लोग हैं आपके सामने, दोनों दोस्त हैं आपके, एक ये दोस्त है दूसरा ये दोस्त है। एक दोस्त कह रहा है कि एक काम कर, ऐसा कर ले। दूसरा कहेगा कि एक काम कर, वैसा कर ले। ठीक है। अच्छा, आप जब कोई समस्या बताओगे ना, तो आप इसको खुद एक कथन के रूप में बताओगे, जैसे कि क्या मैं कल से कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूं। ये मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मैं कल से ही कोई ऑफलाइन कोचिंग जो है वो ज्वाइन कर लूं। एक कहेगा कि हाँ भाई कर लो, और उसके पीछे का कोई अपना मत रखेगा, रीजन देगा। एक कहेगा कि नहीं मत करो, और उसके पीछे कोई रीजन देगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, हाँ और ना को देखकर कभी भी हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। इस कथन में कहा था कि क्या मैं कल से कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूं। आप कहेंगे हाँ, तो हाँ के पीछे रीजन क्या है? हाँ कर लो भाई, बस इतना सा है, मतलब ये कमजोर तर्क है। भाई कुछ तो होना चाहिए ना हाँ के पीछे। हाँ के पीछे का रीजन बहुत मैटर करता है। अगर नहीं तो नहीं के पीछे का भी रीजन देखो। अब मान लिया जाए कि इसने हाँ कहा, और हाँ के पीछे ऐसा कहा कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में बहुत सारी एग्जाम्स आ रही है, और जब बहुत सारी एग्जाम्स आ रही है तो हमें पढ़ना होगा। तो अगर हमें पढ़ना है तो हम घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो या तो हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें या लाइब्रेरी वगैरह कुछ ज्वाइन करके हम पढ़ाई करें। तो भाई अगर ये हाँ के पीछे मैंने जितनी बात कही उनमें से अगर कोई तर्क लिखता है, तो डेफिनेटली वो तर्क उसका प्रबल होगा, ठोस होगा, मजबूत होगा, अच्छी बात कह रहा है। और ये कह रहा है कि नहीं, कल सोमवार है। अबे, कल सोमवार ना होने से या होने से हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने से क्या कनेक्शन है? अब आप कहोगे कि नहीं सर ये तो सही बात है, सोमवार से कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, हमारे कहीं गुरुदेव ने ऐसा कहा है या हमें ऐसा वो शास्त्र वगैरह में पढ़ा है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग कहती है कि उन सबसे परे, उन सबसे बाहर है। आप कोई अंधविश्वास है, बिल्ली रास्ता काट गई, मत मानो, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं मानती है। तो अगर इस नहीं के पीछे का सॉलिड रीजन जब तक नहीं दोगे ना, तब तक आपका कोई भी तर्क सही या गलत नहीं होगा, जब तक आप उसके रीजन को सही से पहचान नहीं पाओगे। अच्छा, मान लो अगर ऐसा कहता, नहीं राम ने भी तो नहीं की, तो भी आपका वो तर्क कमजोर होता। भाई राम के कोचिंग ज्वाइन करने या ना करने से इस बंदे के कोचिंग ज्वाइन करने पर कैसा असर पड़ेगा? तुलना हो गई ना। ये तो राम ने नहीं की इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूं, या उसने ऐसा किया इसलिए मैं कर रहा हूं, तो तुलना वाला काम भी नहीं चलेगा। तो तर्क क्या होता है आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत तो, कि तर्क सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस के रीजन पर डिपेंड करता है, हाँ और ना पर नहीं, इसके पीछे जो रीजन दिया जाता है उस पर। रीजन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया आप लोगों को कहा गया इसने कि क्या मैं कल से कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूं, तो आप इस तर्क में कह रहे हैं हाँ कल से आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत से लोगों को क्या लगता है पता है, रीजन मैटर करता है।
तो हाँ के पीछे अगर मैं 4-5 लाइन लिख दूंगा ना, मतलब डेफिनेटली वो तर्क मेरा राइट हो जाएगा। और जिस तर्क में मेरा एक लाइन या आधी लाइन लिखी हुई है वो तर्क गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी बार एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा हमारा जो आप मोटिवेशनल थॉट पढ़ते हो, बहुत छोटे छोटे होते हैं पर वो बहुत ज्यादा सीख दे जाते हैं। तो आपको अगर कोई छोटी सी 3-4 शब्दों में भी अगर कोई सेंटेंस कहा गया है ना, तो वो बहुत कुछ कह जाता है। वो अगर यहाँ आ जाए तो होती छोटी लाइन है पर वो बहुत कुछ बता जाता है, तो वो तर्क हमारा प्रबल होता है। तो ऐसा कभी ना सोचे कि ज्यादा लिखा हुआ डेटा, 3-4 लाइन वाला डेटा हमेशा राइट होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि कथन, क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? क्या भैया जो भारत के अलग अलग राज्य हैं, प्रत्येक राज्य है वहां पर अधिक उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो होने चाहिए क्या? आप कहेंगे तर्क में, नहीं सर, यह करदाताओं के धन की सरकार सॉरी, यह करदाताओं के धन की सरासर बर्बादी है। और दूसरा वाला कह रहा है कि हाँ सर, यह बहुत समय से अपूर्ण चल रहे मामलों को हल करने में मदद करेगा। अब देखिए कथन क्या पूछा है, कथन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। भारत में प्रत्येक राज्य में एक से ज्यादा उच्च न्यायालय होने चाहिए। अच्छा, उच्च न्यायालय ज्यादा होने की बात क्यों कर रहा है? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उच्च न्यायालय में, जो जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सॉल्व ना होते हो या बहुत ज्यादा पेंडिंग होते हो, इसीलिए तो ये उच्च न्यायालय ज्यादा होने की डिमांड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ लिया इसने, तो अब इसका रीजन भी तो देना पड़ेगा, आंसर भी तो देना पड़ेगा। एक ने कहा कि नहीं, करदाताओं के धन की सरासर बर्बादी होगी, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। भाई इसने क्या कहा, मतलब आपसे अगर कोई कहा कहे कि यार हाई कोर्ट ना ज्यादा होने चाहिए किसी भी प्रदेश में, हर प्रदेश में जो है हाई कोर्ट होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, अधिक होने चाहिए, आप सीधा सा उसको उठा के मना कर दो कि नहीं पैसे की बर्बादी है, ये तो गलत कथन हो गया, गलत तर्क हो गया ना। आप अगर उस पैसे की बर्बादी भी कर रहे हो तो भैया कंप्लीट हमें रीजन बताओ ना, क्यों बर्बादी है? क्या हाई कोर्ट में या कोर्ट में केस नहीं आ रहे हैं? केस नहीं आ रहे हैं और ज्यादा कोर्ट बना लिए तो शायद हो सकता है वो बर्बादी हो। या हो सकता है सर कि जज, वकील या और कोई लोग यहाँ काम कर रहे हो, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो बर्बादी हो। मतलब ये कहने का है कि इस लाइन का तो कोई सरासर मतलब निकलता ही नहीं है कि सरासर पैसों की बर्बादी है, तो सीधा गलत। दूसरा, हाँ सर यह बहुत समय से अपूर्ण चल रहे मामलों को हल करने में मदद करता है, तो डेफिनेटली ये वाला निष्कर्ष तो आपका राइट हो जाए, सॉरी निष्कर्ष नहीं, ये वाला तर्क तो आपका राइट हो जाएगा कि अधिक उच्च न्यायालय क्यों होने चाहिए, क्योंकि बहुत समय से जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, और नया कोई केस आता है तो उसको भी तत्काल से हम सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? तर्क, हाँ, यह उनमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद करेगा। सेकंड, नहीं, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना जीवन व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए। अब बताएं भाई साहब यहाँ क्या करेंगे? एक में कह दिया कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ठीक है, कथन था ये। तर्क कहा जा रहा है कि हाँ, क्योंकि उनमें क्या है, नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद करेगा वो। और दूसरा कि नहीं सर, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अपना व्यवसाय जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। आप कहेंगे सर पहले वाले कथन में भी दम है, दूसरे वाले में भी दम लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि छात्रों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? छात्रों को अगर वो भाग लेते हैं राजनीति में तो डेफिनेटली वो नेतृत्व करने के गुण को विकसित करेंगे। भाई आगे जाकर इन्हीं छात्रों में से तो कोई ना कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह कुछ ना कुछ पद पे दावेदार होना है, बनना है। तो नेतृत्व के गुण को अगर वो छात्र है तभी से अगर समझ जाए तो हो सकता है वो धीरे धीरे अपने फ्यूचर में कहीं बहुत अच्छा काम करे। तो नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद मिले, बिल्कुल पहला वाला राइट। दूसरा कि नहीं सर, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना भविष्य या अपना व्यवसाय जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए, तो ये भी सही है। अब सारे ही लोग छात्र, देखो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि क्या करते हैं वो, उनको उनका पता है फ्यूचर में कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, फिर भी नेता बहुत बनते हैं। क्या करते हैं, चार जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पीछे चलते हैं। अब पीछे चलने वालों का जमाना नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मत चलो, आप आगे आ जाओ, पर समझो इस बात को कि अपना व्यवसाय जो है वो तो सुनिश्चित करना चाहिए। डेफिनेटली ये भी कहा, सारे लोग नेता थोड़ी बन जाएंगे भैया, जितने भी लोग इधर उधर रैलियों में भाग रहे हैं सारे लोग थोड़ी नेता बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों आपके बिल्कुल राइट लग रहे हैं।
वैसे ही चलिए एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, आप ये वाला प्रश्न मुझे करके दिखाइएगा, कथन और तर्क का। अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर ले चलता हूं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा कथन और कार्यवाही से। इस एक ही वीडियो में मैं कथन और कार्यवाही और तर्क दोनों को आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, कार्यवाही क्या होती है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब पेट दर्द सर दर्द नहीं, आपको अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम पर कोई कार्यवाही कर सकता है। आपको कोई समस्या है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं और आपके साथ अचानक कुछ हादसा हो जाता है, तो आपकी उस हादसे का जिम्मेदार कौन था, या जो भी वहां पर जिसने गलत किया है आपके साथ, आपकी जो गाड़ी है उसको अगर ठोक दिया है या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है या जो भी है, उसका जो दोषी पाया जाता है उसको आप क्या क्या सजा देंगे या आप उसको क्या निर्देश देंगे, यही कहलाती है हमारी कार्यवाही। अच्छा, कार्यवाही जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक होता है चींटी जैसी, एक होता है हाथी जैसी। समस्या बहुत छोटी हो तो चींटी जैसी कार्यवाही करके छोड़ दो, समस्या अगर बहुत बड़ी हो तो हाथी जैसी कार्यवाही करके छोड़ो। समस्या अगर किसी को हल्की फुल्की चोट आने जैसी है तो आप उसको कोई उम्र कैद की सजा तो नहीं दे दोगे ना। और अगर मान लीजिए समस्या ऐसी है कि उसने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया है, बिल्कुल जान से ही मार रहा है, मर्डर कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि उसको आप 2 दिन जेल में रख के भी नहीं छोड़ दोगे। तो ये वाली बात होती है। अच्छा, पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कार्यवाही करेंगे, हम कार्यवाही बिल्कुल ऐसे करेंगे शांत चित्त मन से। ऐसा लगना चाहिए कि भैया हम ही हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। हमें एकदम से कोई फैसला नहीं लेना है कि चलो ऐसा हो गया तो चलो आज ये कर दो वो कर दो, नहीं। आपको विवेक से शालीनता से काम करना है, जो कानून के अनुरूप हो सके वही काम करना है। मुजरिम अगर आपके सामने भाग रहा है तो ऐसा नहीं कहना कि गोली मार दो, ये कार्यवाही नहीं होती है। कार्यवाही यही होती है कि जब तक हो आप उसको जिंदा ही पकड़ के लाओ, जेल में रखो, जो प्रोसेस है वो करो और फिर आगे आप लोग जो भी है कोर्ट कानून वो लगाइए उस पर। तो कार्यवाही बिल्कुल एकदम शांत माहौल से करनी है, शांत वातावरण से करनी है, भावुक होकर भी नहीं करनी है, ना ही आप लोगों को कार्यवाही में कोई एक्शन फटाफट लेना है। जब भी आप कार्यवाही करें तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि कार्यवाही बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, कार्यवाही नॉर्मली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। सॉरी। मान लीजिए कि कोई नेता थे, उनके ना साले का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या नेताजी ये कह देंगे कि उस रोड को बंद कर दो, आज के बाद उस रोड से कोई नहीं गुजरेगा? ऐसी कोई कार्यवाही कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भाई साले साहब का एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, जिसने एक्सीडेंट किया उस पर कार्यवाही करें, रोड खराब है तो उस पर कार्यवाही करें, या और कोई चीज है तो उस पर कार्यवाही करें। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उस रोड को ही बंद करवा दोगे, आज के बाद कोई जाना ही नीचे उस रोड पर, यह कार्यवाही गलत हो जाएगी, बहुत बड़ी भी कार्यवाही हो जाएगी। अच्छा, कार्यवाही कभी भी ऐसा नहीं करना है कि नई समस्या उत्पन्न कर दे। एक अगर नई प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा है मतलब वो आपकी कार्यवाही गलत है। मान लो कि मैं कहता हूं कि यार भारत देश में ना बहुत गरीबी है, तो एक काम करते हैं, पैसे छापने की मशीन भी अपने ही पास है, छापो पैसे, दे दो सबको। तो फिर आपके घर का कामकाज कौन करे? सबके पास पैसे आ जाएंगे तो आपके घर का कामकाज कौन करेगा? आपकी गाड़ी कौन चलाएगा? आपके बहुत सारे काम है, खेती बाड़ी कौन करेगा? सबके पास पैसे आ गए, वाह छोड़ो खेती कौन करना। तो कहीं ना कहीं समस्या दूसरी खड़ी हो रही है। तो ऐसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता। तो जरा ध्यान से समझो कि नई समस्या खड़ी ना कर दो, अपनी जो पुरानी समस्या है उसको खत्म करने के लिए नई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात होती है इसमें कि मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपसे पूरी तरह से खत्म हो जाए, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपसे धीरे 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 करके कम पड़ जाए पर खत्म ना हो। जैसे कि कोरोना महामारी, हम भले ही कह दे कि टीकाकरण पूर्णतः हो गया, फिर भी कोरोना के आप लगातार सुनते आ रहे होंगे कुछ केस कुछ केस कुछ केस, मतलब पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ था, वो धीरे 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 कम हो गया था, वापस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत सारी समस्या ऐसी होती है कि जो हम खत्म कर सकते हैं, बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जिसे हम कम कर सकते हैं। अच्छा, जब भी किसी समस्या का समाधान किया जाता है ना, तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके 90% लोग अगर आपको सही समझ रहे हैं तो 10% लोग ऐसे भी होंगे जो गलत समझेंगे। 90% लोगों को अगर उस कार्यवाही से फायदा हो रहा है तो 10% लोग ऐसे भी होंगे जिसको उस कार्यवाही से नुकसान होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप 90 के साथ जाओगे कि 10 के साथ जाओगे? जाहिर सी बात है 90 के साथ जाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताओ, इन 10 का क्या होगा सर? फिर तो इन 10 का नुकसान है। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कार्यवाही करते हो और मान लीजिए आपके समाज का, आपके देश का, आपके राज्य का
कोई बड़ा सा हिस्सा उससे उस कार्यवाही से खुश है, पर कोई छोटा तबका है या गांव है या कुछ लोग है या कुछ चंद, कह सकते हैं चंद कुछ लोग हैं, तो अगर उनको उस कार्यवाही से प्रॉब्लम हो रही है या उनका नुकसान हो रहा है तो वो फिर हमें करनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं भाई, 90 और 10 का रेशो बहुत होता है, तो अगर 10 लोगों को प्रॉब्लम है ना, तो 90 के प्रॉब्लम को हम ऐसा नहीं कर सकते ना, इन 10 के चक्कर में 90 को तो छोड़ नहीं सकते। तो जहां 90 वहां हमें चलना है 10 वाले को, मतलब छोटा पक्ष या छोटे, छोटा मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि जो गरीब लोग हैं उनको हमेशा दबा के रखो, उनको आप कुछ भी कार्यवाही करो, तो अगर वो आपकी कार्यवाही के विपक्ष जा रहे हैं या वो आपकी कार्यवाही उनके विपक्ष हो रही है तो आप उसको कर दो, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 90 लोगों को फायदा भी तो हो रहा है, 10 को नुकसान हो रहा है पर 90 को फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अब ये कार्यवाही जो होती है ना, ये क्या होती है, बहुत सारी ऐसी कार्यवाही होती है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट मतलब वैसे ही हादसा ही होता है, कहीं कोई हादसा हो गया, तो वहां तो आपको इंस्टेंट कार्रवाई करनी पड़ेगी, तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूं, मान लीजिए एक रोड है, आपका एक ट्रक जा रहा था, वो वहां पर पलट गया और पूरे रोड को जाम कर दिया। अब मेन रोड था, मेन रोड पर अगर ट्रक जो है हमारा पलट गया, तो अब हम क्या करेंगे, ना ना वहां इधर से उधर जा पा रहे, ना इधर से उधर जा पा रहे। तो पहली बात तो आप क्या करेंगे, उन सारे लोगों को पहुंचाएंगे जहां जो उस ट्रक को निकाले, वहां से अलग करे ताकि ट्रैफिक क्लियर हो जाए। आप वो भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि भैया पुलिस कार्मिक तैनात करो और ये जो ट्रैफिक यहाँ ऑलरेडी जमा है इसको कहीं और शिफ्ट करो। बहुत सी बार क्या होता है, आइदर और कंडीशन लगती है, 2 बार जब लगातार आप, जैसे एक मैंने बताया एकमात्र शब्द, क्या होता है कार्यवाही में, जब एकमात्र शब्द दोनों कार्यवाही में लग जाता है ना, तो या तो देखो आप एकदम से एक काम कर सकते हो, 2 काम तो कर नहीं सकते, या तो आप भैया क्या करो इस ट्रक को हटवा लो, या फिर आप क्या करोगे इस ट्रैफिक को और कहीं शिफ्ट करवा दो। दोनों काम एक साथ करोगे तो ट्रक भी हट गया, ट्रैफिक भी शिफ्ट करवा लिया, तो भैया ये रोड तो खाली हो गया, अब क्या करना। तो 2 काम एक साथ ऐसे भी नहीं करने हैं कि भैया हमने एक काम कर दिया दूसरा भी कर दिया जल्दबाजी के चक्कर में। अगर आप ट्रक को ही हटवा रहे हो तो सारे लोगों को यहां पहुंचा दो, ट्रक को हटवाओ रोड क्लियर। या फिर आप सारे लोगों को कह दो कि भैया आप ट्रक रहने दो, थोड़े दिन और पड़े रहने दो, आप पहले ट्रैफिक को ही क्लियर करवा लो, है ना। तो बहुत सी बार क्या होता है, आइदर और कंडीशन भी लगती है। चलिए, आप ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। पहला प्रश्न, कथन, शहर में विगत कुछ वर्षों से विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ी है। शहर में विगत कुछ वर्षों से, कुछ सालों से विद्युत की मांग जो है वो तीव्र गति से बढ़ी है, मतलब कि लाइट जो है ना, ज्यादा लोगों ने अब क्या कह सकते हैं, लाइट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, यूजर बड़े हैं उसके, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमें मिले, तीव्र गति से उसकी मांग बढ़ी है, लाइट दो वाली बात, ठीक है। शहर में विगत कुछ वर्षों से विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ गई है। क्या कार्यवाही करेंगे आप? अच्छा, कार्यवाही क्या क्या बनकर करना होता है? कार्यवाही में आपको, जैसे कि मान लीजिए विद्युत विभाग के बारे में बात हो रही है, तो विद्युत विभाग के कोई मंत्री बन जाओ, या जो इनके बड़े पद पर होते हैं ना वो अफसर बन जाओ। हॉस्पिटल से रिलेटेड बात हो रही है, डीएम वगैरह बन जाओ। आपको किसी स्कूल कॉलेज वगैरह से बात हो रही है तो आप उसके प्रिंसिपल या डायरेक्टर वगैरह बनकर सोच लो। आप देश के विरुद्ध या देश के खिलाफ या देश के साथ कोई बात हो रही है तो आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन सकते हो और सोच सकते हो। अब यहां पर कार्यवाही, आप कार्यवाही, पहली, सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? शहर में विगत कुछ वर्षों से विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ गई है, तो सरकार क्या प्रति यूनिट दर बढ़ा दे? मतलब कि पहले 1 यूनिट के 7 रुपए आते थे, अब सीधा 10 रुपए आएंगे भैया? नहीं सर, ऐसा करने पर तो बहुत ज्यादा गलतियां, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब नुकसान का मतलब ये कि कार्यवाही थोड़ी, ऐसा नहीं लग रहा नई समस्या पैदा हो गई। देखो भैया, 7 रुपए के, अगर किसी को 1 यूनिट के 7 रुपए पड़ रहे थे, अगर उसको 3 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए मिलने लग गए, इसका मतलब यार उसका तो 3 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे ना। और 3 रुपए अगर एक यूनिट पर एक्स्ट्रा है, तो उसके अगर 200 यूनिट बनी हो तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक समस्या को खत्म करने के लिए दूसरी दूसरी समस्या को आप पैदा कर रहे हो। नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, शहर के वैसे क्षेत्र जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पावर कटिंग की जानी चाहिए। क्यों भैया, गरीब लोगों के हाथ पैर नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप किसी स्पेशल जाति, वर्ग या किसी समाज के लिए ऐसा कुछ निर्देश नहीं उठा सकते या ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। गरीब अमीर सब एक जैसे हैं। तो शहर के वैसे क्षेत्र जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पर आप पावर कटिंग करो
और बाकी सब लोगों को अगर आप पावर ज्यादा दे रहे हो तो मतलब ये गलत कार्यवाही है। आप पक्ष विपक्ष कर रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, किसी के साथ छोड़ रहे हो, ये दोनों ही कार्यवाही आपकी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अफ्रीकी देशों में भारत आने वाले कई पर्यटक प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जे की तस्करी करते हुए भारत में विभिन्न हवाई अड्डे पर पकड़े गए हैं। अब ये जे क्या है मुझे भी नहीं पता, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, या हो सकता है जे एक प्रकार का कोई क्या कहते हैं नशीला पदार्थ हो। ठीक है, तो अफ्रीकी देशों में भारत आने की कई पर्यटक प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जे की तस्करी करते हुए भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर पकड़े गए। मतलब कि कोई ऐसा बंदा था जो अफ्रीकी देश से भारत आया और नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहा था, मतलब कहते हैं ना स्मगलिंग, वो कर रहा था, और वो क्या हुआ, हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। मतलब ये कुछ ना कुछ गलत काम तो कर रहा था ना भाई, 2 नंबर का काम। अब कार्यवाही आप क्या करेंगे, अब आपको कार्यवाही करनी है। क्या कार्यवाही करेंगे, पहला, भारत को तुरंत अफ्रीकी नागरिकों को पर्यटक वीजा देना बंद कर देना चाहिए। मतलब अफ्रीका वालों को वीजा देना बंद कर दो, अफ्रीका वाले भारत नहीं आएंगे। आप कहोगे सर छोटी समस्या है यार, छोटी समस्या है का मतलब यह है कि समस्या सिर्फ कुछ अफ्रीकी लोगों की वजह से हो रही है कि कुछ अफ्रीका के लोग जो है वो भारत आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ये नशीले पदार्थ वगैरह की स्मगलिंग करना चालू कर दी। तो भैया आप लोग ये तो नहीं कर सकते ना कि अफ्रीका से आने वाले हर एक जो लड़का या हर एक लड़की जो व्यक्ति वहां से आ रहा है उसको वीजा ही मत दो। गलत, कार्यवाही गलत हो जाएगी, क्योंकि ये आप बहुत ज्यादा हाई लेवल की कार्यवाही कर दी। दूसरा, तस्करी के ऐसे सभी मामलों का पता लगाने के लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण और एनफोर्सिस एजेंसियों को कड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आप कार्यवाही कर ही सकते हो। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है, एक साधारण सी कार्यवाही होती है, क्या होता है, जांच कमेटी बिठा दो। अरे सब जानते हैं दुनिया भर में कि अगर कोई केस है, अगर कोई मामला आया है तो उसकी जांच तो होगी, पर आपको सिंपल सी लाइन भी अगर लिखी हुई मिल जाए ना तो आप उसको राइट कर देना। सरकार उसके लिए कोई कदम उठा रही है, हाँ भाई राइट कर देना, उठाना चाहिए राइट कर देना। क्योंकि देखो कदम उठाना मतलब क्या होता है कि आप उसके खिलाफ या आप उस समस्या के विरुद्ध कुछ करना चाहते हो। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उस समस्या का कुछ तो सोचोगे। ठीक है, देखिए अब यहां पर तीसरा वाला देखते हैं कि अपराधियों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रतिबंधित की तस्करी करते हुए पकड़े गए विदेशियों को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। ओके, ये भी ठीक है। देखो इसने क्या कहा है लास्ट वाले ने कि अपराधियों को पकड़ने के अपराधियों को पाठ पढ़ाने के लिए, मतलब कि ये कोई अकेला बंदा तो होगा नहीं, हो सकते हैं इसके बहुत सारे साथीगण हो या और भी देशों से हो, तो उनको पाठ पढ़ाने के लिए मतलब कि उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा करना चाहिए कि इनको आजीवन कारावास करवाना चाहिए। तो देखिए क्या, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये छोटा, एक ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटी है आपकी समस्या है, समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि भैया ये तस्करी कर रहे थे, ये कुछ नशीले पदार्थ इधर से उधर कर रहे थे, आप जानते हैं नशीले पदार्थ में। तो भैया अगर इसको आजीवन कारावास मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इससे क्या होगा कि बाकी जो लोग और करने की सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं वो भी शायद इससे डरें। तो बिल्कुल सर दूसरा और तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला गलत है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में देश में चीता की गणना की गई और पाया गया कि चीता आरक्षित अभियान में से कुछ चीते लुप्त हैं, कुछ चीता जो है वहां से लुप्त हैं। चीता की गणना करने पर यह पाया गया कि चीता आरक्षित अभियान में चीते जो है ना कुछ लुप्त है, मतलब वहां पाए नहीं गए। अब यार यहाँ तो चीते कम पड़ गए, मतलब मान लो कि आपके किसी अभ्यारण्य में 100 चीते थे, तो जब उनकी गणना की गई, गिनती की गई, तो वहां पर कितने कितने चीता मिले, कम मिले। मतलब आपको लग रहा है कि भाई चीता कहाँ गए, तो अब आपको कुछ ना कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। करो, सरकार को चीता आरक्षित अभियान में से बचे हुए चीतों की रक्षा के लिए कड़ा प्रबंध करना चाहिए। डेफिनेटली कड़ा प्रबंध मतलब कि जो वहां पर ऑलरेडी चीता है कम से कम उनको तो और भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीता गायब है। दूसरा, सरकार को लुप्त हुए चीतों के लिए उत्तरदायी अपराधियों का तुरंत पता लगाना चाहिए। अपराधियों हुआ ये, अपराधी है। सरकार को लुप्त हुए चीतों के लिए उत्तरदायी अपराधियों का तुरंत पता लगाना चाहिए। तो बिल्कुल साहब ये कार्यवाही भी आप कर सकते हैं। कार्यवाही दोनों समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब एक प्रश्न है, अच्छा हो 3 करवा दिए मैंने, चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा भैया आप लोगों के लिए एक प्रश्न बचाया होगा। कोई बात नहीं, मैंने एक प्रश्न आप लोगों को तर्क में दिया था और वो तर्क वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं। सारे आज हमने चारों चैप्टर को कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैंने अलग वीडियो में कथन और
पूर्वधारणा करवाया था, फिर एक अलग वीडियो में छोटी सी वीडियो थी जिसमें कथन और निष्कर्ष करवाया था, और आज इस वीडियो में हमने कथन और तर्क के साथ कथन और कार्यवाही देख ली। आपको ये चारों वीडियो कैसी लगी मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएं, और अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको ऐसी धमाकेदार शॉर्ट्स वीडियो मिलती रहेगी। कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसी छोटी छोटी जो टाइप्स होते हैं उनके साथ भी आपको ये छोटी छोटी वीडियो के साथ मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सभी ध्यान रखें। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, बाय बाय।